प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। आरबीआई ने बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में पेमेंट सिस्टम यानी भुगतान प्रणाली के इकोसिस्टम और उनके इस्तेमाल के ट्रेंड की अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से तुलना की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान प्रणाली की लागत के नियमन, रिटेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और केंद्रीय बैंक की निगरानी के मामले में भारत काफी मजबूत स्थिति में है। इसमें कहा गया है कि भारत को कागजी भुगतान कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। इस बेंचमार्किंग को तैयार करने में ज्यादातर 2012 से 17 तक के आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बता दें कि डिजिटल भुगतान में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। बीते दिनों ही आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट 2019 से 21 भी जारी किया था। इसी संदर्भ में आरबीआई ने नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। हाल ही में इस समिति ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन देन पर लगने वाले सरकारी शुल्क को पूरी तरह हटाने, 24 घंटे आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा देने और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के आयात को शुल्क मुक्त करने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। देश में 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1% थी। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच हुए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की यह दर पिछले 45 सालों में सर्वाधिक है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मानना है कि ये आंकड़े नए मैट्रिक्स पर आधारित हैं। पुराने आंकड़ों से इनकी तुलना करना ठीक नहीं है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 7.8% लोग रोजगार योग्य शहरी युवा बेरोजगार हैं। वहीं ग्रामीण युवाओं में यह दर 5.3% है। पूरे भारत के स्तर पर देखें तो पुरुषों में यह दर 6.2% है। वहीं महिलाओं में 5.7% है। पुरुष और महिलाओं दोनों में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में अधिक है। पुरुषों में शहरों में बेरोजगारी 7.1% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 5.8% है। महिलाओं में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 10.8% है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 3.8% है। मंत्रालय द्वारा कहा गया कि देश में शिक्षा का स्तर और घरेलू आय में वृद्धि होने से शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। इसलिए वे कम कौशल और कम आय वाली नौकरी में जाने की इच्छा नहीं रखते। सर्वे में यह भी बताया गया है कि जहां ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार में वृद्धि हुई है, वहीं शहरी क्षेत्र में इस दिशा में कमी देखने को मिली है। पिछले 8 सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी श्रम बल भागीदारी दर में कमी आई है। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा जून 2019 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक हाइटेंड टेंशंस, सबड्यूड इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट में 2019 की वैश्विक जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 2.6% आंकी गई है, जो जनवरी 2019 के अनुमान से 0.3% कम है। वहीं 2020 में यह वृद्धि दर 2.7% रहने का अनुमान है। 2019, 20 और 21 के लिए भारत की सालाना वृद्धि दर 7.5% अनुमानित है। वहीं 2018 के लिए वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है। वैश्विक वृद्धि दर में कमी लाने वाले प्रमुख कारक व्यापार बाधाएं, सरकारी ऋण और मंदी हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी अनुमान से कहीं अधिक है। इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग इकोनॉमीज में निवेश में मंदी देखी गई है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों और व्यापार व विनिर्माण में धीमेपन के बावजूद दक्षिण एशिया में वृद्धि दर मजबूत बनी रही है।
केंद्रीय भारी उद्योग विभाग ने सभी राज्य परिवहन विभागों से 5000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इन बसों की खरीदारी का वित्त पोषण फेम इंडिया स्कीम फेज 2 के तहत किया जाएगा। ये बसें देश के चुनिंदा शहरों में ऑपरेशनल कॉस्ट मॉडल के आधार पर चलाई जाएंगी। इनमें 10 से 12 मीटर लंबी स्टैंडर्ड ई बसों की कॉस्ट पर 55 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 8 से 10 मीटर लंबी मिडी ई बसों पर 45 लाख रुपए तक और मिनी ई बसों पर 35 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। सरकार ने यह कदम ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। आपको बता दें कि फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत हुई थी। फेम इंडिया स्कीम का पहला फेज वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2016-17 तक था, जिसे बाद में आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक किया गया था। इसके पहले फेज का मकसद इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देना था। बीते 1 अप्रैल को 3 साल के लिए फेम इंडिया स्कीम के फेज 2 को शुरू किया गया है। फेम इंडिया का दूसरा फेज 2019-20 से 2021-22 तक चलेगा। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इस फेज का मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इस स्कीम का क्रियान्वयन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय कर रहा है। बीते दिनों राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक यानी फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स FPI जारी किया गया। सूचकांक को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने जारी किया। 2004-05 से लेकर 2016-17 तक केंद्रीय और राज्य बजट का आकलन करने के लिए CII ने इस सूचकांक का उपयोग किया। CII द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि कम आय वाले राज्यों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अधिक आय वाले राज्यों से कहीं बेहतर है। गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कम राजकोषीय घाटा वाले राज्यों ने राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में काफी खराब प्रदर्शन किया। इसका कारण एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू क्वालिटी का अन्य राज्यों की तुलना में खराब होना बताया गया, जबकि इस सूचकांक में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे अधिक राजकोषीय घाटा वाले राज्यों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक में 6 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा घटक क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू है। बाकी घटकों में डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस 1 यानी राजकोषीय घाटे और GDP का अनुपात तथा डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस 2 यानी राजस्व घाटे और GDP का अनुपात भी शामिल है, जबकि डेट इंडेक्स को इस सूचकांक के अंतिम घटक के रूप में रखा गया। आपको बता दें कि 1895 में स्थापित भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, उद्योग निर्देशित और उद्योग प्रबंधित संगठन है। इस संगठन का मकसद सलाहकारी और परामर्शदात्री प्रक्रियाओं के जरिए भारत के विकास, औद्योगिक भागीदारी, सिविल सोसाइटी के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है। 7 जून को पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने पिछले साल दिसंबर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के प्रस्ताव को अपनाया था। इधर भारत में भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। इस मौके पर पहला स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। यह इंडेक्स FSSAI ने विकसित किया है। इसमें 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए रैंकिंग जारी की गई है। इस इंडेक्स में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद गोवा, गुजरात और केरल को जगह मिली। क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स के प्रमाणीकरण में गोल्डन टेम्पल स्ट्रीट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब के तौर पर पहचान मिली है। इस मौके पर रमन 1.0 नाम से एक डिवाइस भी लॉन्च की गई है। इस बैटरी चालित डिवाइस का इस्तेमाल करके 1 मिनट से भी कम समय में खाद्य तेल, वसा और घी में मिलावट की जांच की जा सकती है। इसके अलावा स्कूलों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के मकसद से फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स भी लॉन्च किया गया। यह एक स्वयं से इस्तेमाल की जाने वाली फूड टेस्टिंग किट है। इसमें खाद्य मिलावट की पहचान के लिए कुछ उपकरण शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस मौके पर खाद्य सामग्री में मिलावट की पहचान, संतुलित आहार और फोर्टिफाइड फूड की जानकारियां देने के लिए एक वेब रिसोर्स ऑनलाइन लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई।
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बदलाव की रूपरेखा पेश की है। इसका मकसद एफसीआई की कार्यप्रणाली को शांता कुमार समिति की सिफारिशों के मुताबिक सुव्यवस्थित और तेज करना है। इस रूपरेखा के मुताबिक देश में अनाज भंडारण के लिए 100 लाख टन साइलो स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण किया जाएगा। इस लक्ष्य को 2021 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा एफसीआई में सीधी भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की योजना है। मौजूदा समय में एफसीआई में 3 तरह के मजदूरों की व्यवस्था है: डिपार्टमेंटल, डेली पेमेंट सिस्टम और अनुबंध श्रमिकों सहित नो वर्क नो पे वर्कर्स। अब इन श्रेणियों को समाप्त करके सभी कार्मिकों को एक मंच पर लाया जाएगा। इससे काम की अवधि में स्थिरता आएगी और सभी की मजदूरी सुरक्षित होगी। एफसीआई में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसे 2020 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि अगस्त 2014 में ही केंद्र सरकार ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने एफसीआई के पुनर्गठन से संबंधित अपनी सिफारिशें 2015 में सरकार को सौंपी थी। इन सिफारिशों में धान, गेहूं और चावल के सभी खरीद कार्य उन राज्यों को सौंपने की बात कही गई है जिन्होंने इस मामले में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। साथ ही उनके पास खरीद के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। इन सिफारिशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर देते हुए इसके तहत 67% जनसंख्या के वर्तमान कवरेज को कम करके लगभग 40% तक लाने की बात भी कही गई। इन सिफारिशों में पूरी खाद्य प्रबंधन प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन का जिक्र है। सिफारिशों में अनुबंध श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए अच्छी सुविधाएं देने के साथ अपने भंडार संचालन के लिए सरकारी और निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने का सुझाव भी दिया गया है। आरबीआई ने एनपीए के समाधान के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत पहली बार डिफॉल्ट होने के 30 दिनों के भीतर कर्जदार के खाता की समीक्षा के दौरान ऋणदाताओं का इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में शामिल होना जरूरी है। आरबीआई का यह नया दिशा निर्देश तब आया है जब अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट ने 180 दिनों की समय सीमा वाले सर्कुलर को रद्द कर दिया था। सशक्त समिति के अध्यक्ष सुनील मेहता ने एनपीए के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा लाए गए इस नए फ्रेमवर्क को सही बताया है। आपको बता दें कि एनपीए पर गठित सशक्त समिति ने ही इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की सिफारिश की थी। जुलाई 2018 में हुए इस एग्रीमेंट को दिसंबर 2018 में भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालन में लाया गया था। 2018 में ही इस समिति का गठन किया गया था और इस एग्रीमेंट को 35 बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाया गया था। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के तहत बड़े ऋणदाताओं को एनपीए के समाधान के लिए योजना बनाने की शक्ति दी गई है। समिति की सिफारिश के मुताबिक 50 करोड़ रुपए तक के एनपीए की समस्या को बैंक स्तर पर ही हल करने की कोशिश की जाएगी। 50 से 500 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए बैंक को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के तहत काम करना होगा। इसके लिए लीड बैंक को 180 दिनों में रिजोल्यूशन प्रक्रिया अपनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा या फिर मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किरीट पारिख की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। पैनल को गठित करने का मकसद भारत में एलपीजी मार्केटिंग के लिए मौजूदा संरचना का अवलोकन करना है। साथ ही प्राइवेट कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर बेचे जाने की अनुमति देने पर भी यह पैनल चर्चा करेगा। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जबकि जामनगर स्थित विश्व की बड़ी रिफाइनरीज में से शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी मात्रा में एलपीजी का उत्पादन करती है। लिहाजा यह प्राइवेट कंपनी कई सालों से एलपीजी सिलेंडर बेचने के लिए सरकार से अनुमति मांग रही है। बता दें कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी घरेलू ईंधन का बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बदौलत देश में उपभोक्ताओं की एलपीजी तक पहुंच बढ़ी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है। साथ ही यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश भी है। खेती की गतिविधियों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करने के लिए केरल के एर्नाकुलम में एक फार्म सर्विस सेंटर खोला गया है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एर्नाकुलम कृषि विज्ञान केंद्र ने इस सेंटर को शुरू किया।
एर्नाकुलम जिले के एक्वा, एनिमल और एग्री फार्मर्स इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। इस नई पहल के जरिए उन सैकड़ों किसानों को लाभ होगा जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मजदूरों की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यह फार्म सर्विस सेंटर मानसून के आते ही धान की भूमि तैयार करने के मौसमी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जिन व्यक्तियों को फार्म सर्विस की जरूरत है उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। साथ ही वे व्यक्ति भी अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं जो एग्रो मशीनरी ऑपरेशन में प्रशिक्षित हैं और इस मिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1974 में पुदुचेरी में देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। अब तक देश में कुल 706 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में देश में सभी जिलों में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी। सरकार के इस कदम का मकसद किसानों को उनके खेतों के पास ही उन्नत कृषि तकनीकी सहायता मुहैया कराना है। इससे पहले इन कृषि विज्ञान केंद्रों के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए जुलाई 2016 में एक कृषि विज्ञान पोर्टल भी शुरू किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 3 फरवरी 1947 को स्थापित सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI का मरीन कैप्चर और कल्चर फिशरीज के क्षेत्र में एक बहुविषयक अनुसंधान दृष्टिकोण रहा है। 1967 में CMFRI भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का अंग बना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। 2016 में गोदावरी नदी पर इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यह सिंचाई परियोजना करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल, मेडक, नालगोंडा और रंगारेड्डी जिलों की लगभग 7,38,851 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। टैंक फिलिंग और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन जैसी सिंचाई की जाएगी। गोदावरी के लगभग 4.5 TMC पानी की लिफ्टिंग कर लगभग 14 छोटे सिंचाई टैंकों को भरा जाएगा। यह तेलंगाना की सबसे महंगी सिंचाई परियोजना है। भारत की अग्रणी निर्माण कंपनियों में से एक मील यानी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भेल के साथ मिलकर इस परियोजना को तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मील ने दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड पंप हाउस का निर्माण किया है। इस पंप हाउस के जरिए गोदावरी नदी के पानी की लिफ्टिंग कर तेलंगाना के सूखा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी दूर की जाएगी। इसके अलावा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए 3 ओपन पंप हाउस भी तैयार किए गए हैं। ये ओपन पंप हाउस मेडिगड्डा, अन्नाराम और सनडिल्ला बैराज पर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक ओपन पंप गोदावरी नदी से लगभग 160 TMC पानी की लिफ्टिंग करेगा। हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2019 जारी की गई। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड ने यह रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में विनिर्माण, संचार और वित्तीय सेवाओं में भारत को $42 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत के FDI इनफ्लो में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीमा पार से विलय और अधिग्रहण यानी मर्जर एंड एक्विजिशन में वृद्धि को FDI इनफ्लो में बढ़ोतरी की अहम वजह बताई गई। भारत में मर्जर एंड एक्विजिशन 2017 के $23 बिलियन से बढ़कर 2018 में $33 बिलियन हो गया। 2018 में FDI इनफ्लो के मामले में भारत 10वें पायदान के साथ टॉप 10 होस्ट देशों में भी शामिल है। वहीं अमेरिका पहले, चीन दूसरे और हांगकांग तीसरे पायदान पर काबिज हैं। दक्षिण एशियाई हिस्से में आने वाले कुल FDI का लगभग 77% हिस्सा भारत में आता है। वैश्विक FDI इनफ्लो में 13% की गिरावट देखी गई। 2018 में यह $1.5 ट्रिलियन से घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों को देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका में क्रमशः $3.6 बिलियन और $1.6 बिलियन का FDI इनफ्लो देखा गया, जबकि पाकिस्तान में 27% की गिरावट के साथ $2.4 बिलियन FDI इनफ्लो आंका गया। FDI आउटफ्लो को देखें तो जापान, चीन और फ्रांस शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। वहीं Amazon.com इंक, अल्फाबेट इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेट लिमिटेड, हुआवे टेक्नोलॉजीज और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन शीर्ष 5 R&D इन्वेस्टर्स हैं। 1964 में स्थापित अंकटाड एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक हिस्से के रूप में काम करता है।
अंकटाड का मकसद विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास के अवसर को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने सोलर और विंड पावर डेवलपर्स और एसईसीआई तथा एनटीपीसी के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक 3 सदस्यीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के गठन को मंजूरी दी है। यह कमेटी ऐसी समस्याओं का निवारण करेगी जिनका उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। इससे देश में सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के बाधा रहित संचालन में मदद मिलेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी की समस्या समाधान प्रणाली एसईसीआई या एनटीपीसी के द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी पवन और सौर ऊर्जा योजनाओं, कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी। आपको बता दें कि एसईसीआई का पूरा नाम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 2011 में इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के क्रियान्वयन के लिए की गई थी। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, लेकिन अब यह पूरे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कवर करती है। वर्तमान में यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं, मसलन सोलर पार्क स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम आदि को लागू करती है। वहीं एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। हम इस समय पहुंच चुके हैं लेह के बेहद नजदीक और NH1 के बगल में ये नदी है जहां हम रुके हुए हैं। यहां से आपको एक और खबर बताते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महज आधार नंबर देकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को न देने वाली कंपनियों पर लाभ की राशि के 10% तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। दूसरी तरफ सालाना रिटर्न GSTR 9, 9A और 9C जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। चरणबद्ध तरीके से ई-इनवॉइसिंग और ई-टिकटिंग की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल इस व्यवस्था में ई-टिकट को ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी कटौती का मामला फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है। अगली मीटिंग से पहले यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019-20 को संसद में पेश किया। निर्मला सीतारमण भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बजट पेश किया था। उस समय उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था। यदि पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर देखें तो निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। बजट में कहा गया है कि भारत में निवेश को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी। बजट के मुताबिक आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 21% निगम कर से, 20% उधार और अन्य देयताओं से और 19% जीएसटी से आता है, जबकि सरकार ने सबसे ज्यादा 23% करों में राज्यों के हिस्से पर खर्च किया है। बजट का 18% ब्याज भुगतान पर और 13% केंद्रीय योजनाओं पर खर्च किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई। वहीं 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में बताया गया है कि मुद्रा योजना के तहत 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक महिला को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बजट में कहा गया है कि सभी मजदूर कानूनों को मिलाकर 4 लेबर कोड बनाए जाएंगे। देश में शोध और विकास को बढ़ावा देने और फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साथ ही खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट से अलग किए जाने की घोषणा भी की गई है। भारत के सॉफ्ट पावर के मद्देनजर बजट में भारतीय पासपोर्ट धारक गैर निवासी भारतीयों को भारत आने के बाद तुरंत आधार कार्ड देने की बात भी कही गई है। अब इन्हें 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को
वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। 4 जुलाई को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 जारी किया। इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण ब्लू स्काई थिंकिंग अप्रोच पर आधारित है। ब्लू स्काई थिंकिंग अप्रोच का अर्थ है बिना किसी सीमा के नवाचारी विचारों को जन्म देना। इसी तरह आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के लिए जरूरी आर्थिक मॉडल को बिना किसी बंधन के अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी। इसके लिए 8% की वृद्धि दर जरूरी होगी। सर्वेक्षण के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में 2018-19 के दौरान सुधार आया है। अनुसूचित बैंकों का ग्रॉस एनपीए 11.5% से घटकर 10.1% हो गया है। हालांकि एनबीएफसीज का प्रदर्शन खराब रहा। इनका ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 6.1% की तुलना में दिसंबर 2018 में बढ़कर 6.5% हो गया। सर्वे के मुताबिक नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 तक रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाएगा। मौजूदा समय में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 है। कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 2021 से 31 तक 9.7 मिलियन प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि यह दर 2031 से 2041 के दौरान 4.2 मिलियन प्रति वर्ष रहने का अनुमान है। सर्वेक्षण में डेटा का इस्तेमाल जनता के लिए करने के लिए सरकार द्वारा डेटा सेट्स को मर्ज करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के नाम में बदलाव का सुझाव भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलाव करने का सुझाव है। बदलाव का पूरा नाम है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। वहीं स्वच्छ भारत का नाम सुंदर भारत करने की बात कही गई है। एलपीजी सब्सिडी के लिए गिव इट अप का नाम थिंक अबाउट द सब्सिडी करने और टैक्स इवेजन का नाम टैक्स कंप्लायंस करने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 के 7.2% से कम होकर 6.8% रही। आर्थिक सर्वेक्षण में निजी निवेश को वृद्धि, रोजगार, निर्यात और मांग के लिए की ड्राइवर बताया गया है। भारत सरकार ने बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग से निपटने से जुड़े मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है। इसका मकसद कंपनियों को टैक्स बचाने के लिए अपने लाभ को दूसरे देशों में भेजने से रोकना है। इस कन्वेंशन से भारत के समझौतों में बदलाव आएंगे ताकि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसी रणनीतियों के चलते होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। साथ ही इस बात पर फोकस किया गया है कि आर्थिक गतिविधियों के जरिए जहां लाभ कमाया गया हो, कंपनियां टैक्स भी उसी देश की सरकार को दें। दरअसल कंपनियां टैक्स बचाने के लिए एक रणनीति के तहत अपने लाभ को ऐसे देशों में भेज देती हैं जहां या तो टैक्स नहीं देना पड़ता या टैक्स की दर कम होती है। इस रणनीति को ही बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS कहते हैं। इससे निपटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, G20 और दूसरे देशों ने BEPS प्रोजेक्ट के तहत एक बहुपक्षीय कन्वेंशन की रूपरेखा तैयार की थी। भारत ने इस कन्वेंशन पर पेरिस में जून 2017 में हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन और निगरानी व्यवस्था को सुधारने के मकसद से एक मध्यावधि रोड मैप तैयार किया है। आरबीआई ने इस मध्यावधि रणनीति को उत्कर्ष 2022 नाम दिया है। यह 3 वर्षीय रणनीति है। इसके जरिए केंद्रीय बैंक के विनियमन और निगरानी में बढ़ोतरी होगी। दरअसल वैश्विक स्तर पर सभी केंद्रीय बैंक विनियमन और निगरानी के लिए दीर्घकालीन और मध्यावधि मैकेनिज्म बना रहे हैं। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने भी अगले 3 सालों के लिए एक प्रोग्राम बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए पूर्व उप गवर्नर विरल आचार्य की अध्यक्षता में एक इंटरनल कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ऐसे मुद्दों की पहचान की जिन्हें अगले 3 सालों में हल किए जाने की जरूरत है। इन मुद्दों को नजर में रखते हुए ही यह रणनीति तैयार की गई है। अब आरबीआई किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएगा। साथ ही समस्या की संभावना की स्थिति के मद्देनजर पहले ही एक्शन लेगा। इससे IL&FS के लोन डिफॉल्ट जैसी स्थिति से निपटा जा सकेगा। बीते दिनों जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र पर बल देने की बात कही है। व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नज थ्योरी को
प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ने प्रतिपादित किया था, जिसके लिए उन्हें 2017 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दरअसल नज थ्योरी सौम्य तरीके से मानव व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। इससे सरकार के लिए किसी नीति को लागू करने में आसानी होती है। सर्वेक्षण में सिफारिश की गई है कि नीति आयोग में एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे में जिक्र है कि किस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं में नज का प्रयोग कर इन्हें सफल बनाया गया है। इसी तर्ज पर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बदलाव यानी बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, स्वच्छ भारत से सुंदर भारत, एलपीजी सब्सिडी के लिए गिव इट अप से थिंक अबाउट द सब्सिडी और कर वंचना से कर अनुपालन नाम करने की बात कही है। सरकार को उम्मीद है कि यह प्रस्ताव मानवीय व्यवहार के मनोविज्ञान को सकारात्मक बदलाव की ओर प्रेरित करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एमएसएमई की ओर ध्यान देने की बात कही गई है। सर्वेक्षण में इस क्षेत्र में नौकरियां नहीं बढ़ पाने की वजह ड्वार्फ यानी बौने फर्म्स को माना गया है। इसमें बौना फर्म उन छोटे उद्योगों को कहा गया है जिन्होंने पुराना होने के बावजूद तरक्की नहीं की। सर्वेक्षण के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुरानी और 100 से कम लोगों को रोजगार देने वाली फर्म को बौना कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में इनकी तादाद तकरीबन आधी होने के बावजूद रोजगार में इनका हिस्सा महज 14% और उत्पादन में इनकी भागीदारी 8% है। इन बौनी फर्मों के मुकाबले बड़ी फर्में जिनमें 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वे रोजगार में 3/4 और उत्पादन में 90% का योगदान करती हैं। बौनी फर्म समय के साथ अपना आकार न बढ़ाने के कारण नए रोजगार पैदा नहीं कर पाती, जबकि नई फर्म्स समय के साथ आकार बढ़ाकर बड़ी फर्म्स बन जाती हैं और स्थायी रोजगार पैदा करती हैं। श्रम कानूनों की वजह से ये फर्म्स बौनी बनी हुई हैं, क्योंकि इन बौनी फर्मों को श्रम कानूनों से छूट दी जाती है, इसलिए छूट का फायदा लेने के लिए ये छोटी बनी रहती हैं। इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होता, जबकि ये बौनी कंपनियां नवजात फर्मों को दिए जा सकने वाले लगभग सभी संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं। आपको बता दें कि सर्वे में एमएसएमई क्षेत्र में वृद्धि के लिए नवजात संस्थाओं को प्रोत्साहन, प्राथमिक क्षेत्र के लिए कर्ज, प्रोत्साहन के लिए अवधि निर्धारण, उच्च रोजगार, लोचशील क्षेत्रों पर ध्यान देने जैसे उपाय अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है। वित्त विधेयक 2019 के जरिए सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड को कुछ नई शक्तियां दी गई हैं। सेबी अब ऐसे निकायों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकेगा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं या सेबी द्वारा सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराते। पिछले दिनों व्हाट्सएप के माध्यम से संवेदनशील डेटा लीक होने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। वित्त विधेयक के माध्यम से सेबी एक्ट के तहत नया सेक्शन 15HAA जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए सूचनाओं को नुकसान पहुंचाता है या नियामक डेटा तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उस पर 10 करोड़ रुपए या इस तरह की गतिविधि से कमाई गई राशि के 3 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रोकर्स निर्धारित फॉर्मेट में अपने क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नोट उपलब्ध नहीं कराते, तो सेबी इन पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। आरबीआई ने तपन रे की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समूह का गठन किया है। यह समूह कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज यानी CIC के नियामकीय दिशा निर्देशों और निगरानी फ्रेमवर्क का पुनरीक्षण करेगा। यह CIC की प्रभावकता बढ़ाने के मकसद से कुछ बदलावों के लिए सुझाव भी देगा। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा होता है। यह शेयर और सिक्योरिटी के अधिग्रहण का काम करती हैं। इनके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर और कंपनियों के समूह में ऋण के रूप में इन्हें अपने नेट एसेट का कम से कम 90% निवेश करना होता है। इसके अलावा इनका इक्विटी शेयर में निवेश अपने नेट एसेट का कम से कम 60% होना चाहिए। ये पब्लिक फंड भी स्वीकार करती हैं। साथ ही ये अपने निवेश का व्यापार नहीं करती। ये अपने निवेश का विनिवेश करने के मकसद से ब्लॉक सेल कर सकती हैं।
अमेरिका ने भारत द्वारा 28 अमेरिकी वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ WTO का दरवाजा खटखटाया है। अमेरिका ने WTO से डिस्प्यूट कंसल्टेशन का अनुरोध किया है। हाल ही में अमेरिका ने अपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP ट्रेड प्रोग्राम से भारत को बाहर कर दिया था। GSP अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत लाभार्थी देश के हजारों उत्पादों को अमेरिका में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर एक तरफा अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इन सब के जवाब में भारत ने दाल, अखरोट, बादाम समेत 28 अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया था। अमेरिका ने भारत के इस कदम को WTO के नियमों की अवहेलना बताया है। अमेरिका के मुताबिक जून 2018 से जून 2019 के बीच भारत द्वारा लगातार अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने की नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं, जो कि WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के प्रावधानों से असंगत हैं। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को हटाने के लिए 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT अस्तित्व में आया था और 1 जनवरी 1948 से यह लागू हुआ था। 1995 में WTO ने अपनी स्थापना के बाद GATT को रिप्लेस किया और GATT के प्रावधानों को WTO में शामिल किया गया। WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इसके सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रामीण सड़क संपर्क को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। समिति ने इस योजना के तहत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें ग्रामीण कृषि बाजारों यानी ग्राम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक का समेकन शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए होगी, जहां हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड व 8 पूर्वोत्तर राज्यों में यह हिस्सेदारी 90:10 की है। वहीं अन्य सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 में यह धनराशि साझा की जाएगी। इस परियोजना की अवधि 2019-20 से 2024-25 के बीच है। वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की घोषणा की गई थी। अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 5,99,090 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले तथा दूसरे चरण और RCPLWEA योजना के तहत निर्मित सड़कें शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जनगणना के अनुसार निर्दिष्ट आबादी आकार के योग्य सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वहीं सरकार ने वर्ष 2016 में PMGSY के तहत वामपंथी अतिवाद क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना यानी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म RCPLWEA की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 44 जिलों में आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना था। हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 जारी हुआ। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में 101 देशों का अध्ययन किया गया है। इनमें से 31 कम आय वाले, 68 मध्यम आय वाले और 2 देश उच्च आय वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। यह वैश्विक जनसंख्या का 23.1% है। बहुआयामी गरीबी से पीड़ित 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों में लगभग आधी संख्या 18 साल से कम आयु वाले बच्चों की है। रिपोर्ट में 10 ऐसे देशों की पहचान की गई है जिन्होंने गरीबी कम करने में प्रगति की है। ये देश हैं बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथोपिया, हैती, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू और वियतनाम। इन 10 देशों में पिछले सर्वेक्षण से अगले सर्वेक्षण के दौरान 270 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इन 10 देशों में भारत और कंबोडिया ने अपने MPI वैल्यू में सबसे तेजी से कमी की है। भारत की MPI वैल्यू 2005-06 के 0.283 से घटकर 2015-16 में 0.123 हो गई है।
आपको बता दें कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब है कि इसमें सिर्फ इनकम यानी आय इंडिकेटर नहीं है। इनमें 3 मुख्य आयाम होते हैं। ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 आयामों के तहत 10 सूचक शामिल होते हैं। स्वास्थ्य के तहत पोषण और बच्चों की मौत शामिल है। शिक्षा के तहत स्कूलिंग के साल और स्कूल में उपस्थिति को शामिल किया जाता है। जीवन स्तर के तहत भोजन पकाने का ईंधन, सफाई, पेयजल, बिजली, घर और संपत्ति शामिल की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने 2019-20 के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को घटा दिया है। अप्रैल में आईएमएफ ने वृद्धि दर का अनुमान 7.3% लगाया था, जबकि अब इसे 7% कर दिया गया है। अनुमान में यह कटौती घरेलू मांग की कमजोर स्थिति के कारण हुई है। आईएमएफ द्वारा जारी किए जाने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020-21 के लिए भी भारत की वृद्धि का अनुमान 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। आईएमएफ ने लगातार पिछले कई रिव्यूज में भारत की वृद्धि के अनुमान में कटौती की है। साथ ही वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में 2019 और 2020 के लिए 0.1% की कटौती की गई है। 2019 के लिए इसे 3.2% और 2020 के लिए 3.5% कर दिया गया है। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान आईएमएफ अस्तित्व में आया। वर्तमान में यह 189 देशों से बना एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने, वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, रोजगार एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करना है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक की वैधता पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस समिति ने देश में निजी क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। दरअसल नवंबर 2017 में सरकार ने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति को आभासी मुद्रा से जुड़े विभिन्न पक्षों पर अपनी सिफारिशें देनी थी। इस समिति ने निजी आभासी मुद्रा पर प्रतिबंध की सिफारिश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी करने की संभावना पर विचार करने की बात कही है। समिति का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का अपना कोई निहित मूल्य नहीं होता है और न ही ये स्वयं में विनिमय का माध्यम है, इसलिए ये मुद्रा के मकसद को पूरा नहीं करती। रिपोर्ट में इस समिति ने क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने वाले एक कानून का मसौदा भी दिया है। इस कानून का नाम है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। इसमें क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, बिक्री और स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। इस कानून का उल्लंघन होने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव भी समिति ने दिया है। कानून के मसौदे में उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना नुकसान का 3 गुना या कमाए गए लाभ का 3 गुना में जो भी ज्यादा हो रखने की बात कही गई है। इसके अलावा समिति ने सिफारिश की है कि आरबीआई को आभासी मुद्रा से जुड़ी तकनीकों, ब्लॉकचेन तकनीक और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी की उपयोगिता की जांच करनी चाहिए। डीएलटी आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल मुख्य तौर पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के मामले में सुरक्षित और तेज लेन देन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल कम कीमत में केवाईसी सिस्टम बनाने में किया जा सकता है। हाल ही में 2011 के जनगणना आंकड़ों के हिस्से के रूप में प्रवसन से जुड़े तथ्य जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रवसन का सबसे बड़ा कारण रोजगार या शिक्षा नहीं बल्कि शादी है। डेटा के अनुसार कुल प्रवासित लोगों में से 46% लोग शादी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इनमें से 97% महिलाएं थीं। प्रवसन के कारणों में रोजगार का योगदान 10% रहा, जबकि शिक्षा के कारण कुल प्रवासियों के 1.2% लोगों ने प्रवास किया। 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी गए, जबकि इस मामले में दिल्ली का दूसरा स्थान रहा। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर 38% प्रवसन हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर 32% प्रवसन हुआ। आंकड़े दिखाते हैं कि कुल प्रवसन का 46% हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से हुआ। सबसे ज्यादा कॉमन प्रवसन मार्ग उत्तर प्रदेश से दिल्ली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और कर्नाटक से महाराष्ट्र की बारी आती है।
कैग ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की पहली ऑडिट रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। इसके मुताबिक सरकार इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसका परीक्षण करने में असफल रही है। इसके चलते जीएसटी का सही प्रकार से अनुपालन नहीं हो सका और कर राजस्व वृद्धि में भी कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे सिस्टम का आधार इनवॉइस मैचिंग सिस्टम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के 2 साल बाद भी यह सही से क्रियान्वित नहीं हो सका है। रिटर्न मैकेनिज्म की जटिलता और तकनीकी खामियों के चलते इनवॉइस मैचिंग सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व स्थानांतरित करने के मामले में तय नियमों का पालन भी नहीं कर रही है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ये खामियां राजस्व विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और जीएसटी नेटवर्क के बीच सामंजस्य की कमी से जुड़ी हैं। जीएसटी को लागू करने में आ रही कठिनाइयों के चलते राजस्व वृद्धि में भी कमी आई है। 2016-17 में इनडायरेक्ट टैक्स की वृद्धि 21.33% थी, जबकि 2017-18 में यह वृद्धि घटकर 5.8% रह गई। इससे भारत सरकार को जीएसटी से होने वाली आय में 10% की कमी आई है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ है। इस विधेयक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है। यह विधेयक कंपनी अध्यादेश दूसरा संशोधन 2019 की जगह लेगा। इस संशोधन के द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR खर्च से जुड़े प्रावधानों को सख्त किया गया है। अब अगर कोई कंपनी अपने द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व फंड की राशि एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करेगी तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य मद में स्थानांतरित कर दी जाएगी। साथ ही कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में CSR की राशि खर्च नहीं कर पाने की वजह बतानी होगी। CSR फंड के खर्च के लिए कंपनियों को 3 साल की अवधि दी गई है। आपको बता दें कि कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक जिस कंपनी का किसी भी वित्तीय वर्ष में सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ हो या नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो या विशुद्ध मुनाफा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के औसत विशुद्ध लाभ का कम से कम 2% हिस्सा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी गतिविधियों में खर्च करना होता है। इस संशोधन से पहले कुल 81 प्रकार के कानूनी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी में शामिल किया जाता था। अब इनमें से 16 को सिविल अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा NCLT के भार को कम करने के लिए यह तय किया गया है कि 25 लाख तक के विवादों का निपटारा क्षेत्रीय स्तर का अधिकारी कर सकेगा। पहले यह सीमा केवल 5 लाख रुपए की थी। साथ ही NCLT के रोजमर्रा के कुछ कार्यों मसलन वित्त वर्ष में बदलाव, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजी कंपनी में बदलना इत्यादि को केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नए संशोधनों के लागू हो जाने से देश में कारोबारी सुगमता बढ़ेगी।